अस्सलाम वालेकुम। सीवीपी चैप्टर के मैंने 4 टुकड़े किए थे। मैंने एक्चुअली बस सवालों को बांटा था 4 ग्रुप में। इसमें मैंने ऐसे सवाल रखे हैं जो आपको मैं बता भी दूंगा, और कौन कौन से आपने होमवर्क कभी जिंदगी में करने हो तो ये सवाल वाला नहीं बताना है क्या करना, यानी इसमें ब्रेक इवन कैलकुलेट कर दें, ये चीज़ नहीं ज़रूरी पूछी हो। इसकी मिसाल ये हो सकती है कि मैनेजमेंट ने ये एक्शन लेने का सोचा है, बताएं अगर ये किया तो प्रॉफिट कितना होगा, या मैनेजमेंट प्लान कर रही है कि क्यों ना ऐसे कर लें, तो अगर ऐसे किया तो बताएं प्रॉफिट क्या होगा, बताएं कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी, कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल होंगे। उनमें करना क्या होगा, जो सवाल कहेगा वही करना होगा बस। तो सवाल वाला ही बताएगा क्या करना है। इसमें एग्जिस्टिंग डाटा है, उसमें हो सकता है साथ ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ वर्किंग यूज हो रहे हों, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट यही होगी बस कि ये करना है, तो बताएं इसका रिजल्ट क्या पड़ेगा। तो इसलिए इसमें सवाल की गाइडेंस ही इंपॉर्टेंट है कि सवाल में डाटा किस तरह का है। एक दो आसान करके फिर तगड़े पे हाथ डालें या सीधा ही तगड़ा सवाल। चले पहले फिर एक आसान कर लेते हैं। ऑटम 14 क्वेश्चन 2। ऑटम 14 क्वेश्चन 2। ऑटम 2014 क्वेश्चन नंबर 2। अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा। करंटली इट इज ऑपरेटिंग एट 70% कैपेसिटी। शुरू से पढ़ रहा हूं। एट दिस लेवल फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, यानी इस वक्त बिजनेस जो काम कर रहा है अगर यही करता रहे तो ये होता है। ब्रेक इवन सेल इतनी होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना होता है, कंट्रीब्यूशन रेशियो इतनी होती है। लेकिन मैनेजमेंट ने प्लान किया है कि हम क्यों ना कैपेसिटी का इस्तेमाल बढ़ा लें, यानी और प्रोडक्शन शुरू कर दें फॉलोइंग मेजर्स करके। उनमें सेल प्राइस कम करना है, वेरिएबल खर्चों की इंक्रीज डिक्रीज है। रिक्वायरमेंट ए, प्रॉफिट स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट जो अभी चल रहा है वैसे ही चले तो क्या इनकम स्टेटमेंट है, और अगर जो मैनेजमेंट प्लान कर रही है वो हो तो क्या इनकम स्टेटमेंट है। ये पूछा है पार्ट ए में। जो अभी इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है वही चले तो इनकम स्टेटमेंट क्या है, और जो मैनेजमेंट की प्लानिंग है अगर वैसा हो जाए तो इनकम स्टेटमेंट क्या है। तो अभी जो हो रहा है अगर वही चलता रहे तो क्या इनकम स्टेटमेंट। हाँ जी, करंट सिनेरियो। जो अभी चल रहा है अगर वैसे ही चलता रहे तो सेल्स कितनी होंगी। हाँ जी 150। क्यों? क्योंकि 125 तो ब्रेक इवन सेल है ना, और साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है, तो सेल्स तो हम करेंगे 150 तो सेल्स होंगी 150।
वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुआ करेंगी इनका? 80%। क्यों 80%? क्योंकि CS 20%। कंट्रीब्यूशन ये कमाया करेंगे 30। फिक्स कॉस्ट कितनी हुआ करेंगी? हाँ जी, अभी इस वक्त फिक्स कॉस्ट कितनी हुआ करती हैं? ऊपर टेबल में से कैसे इंफॉर्मेशन निकालें? अभी इस वक्त फिक्स कॉस्ट कितनी होती हैं? ऊपर वाले टेबल में से कोई जोड़ तोड़ करें कोई। ब्रेक इवन सेल्स हो अगर, तो उन पे जो टोटल कंट्रीब्यूशन होती हैं वो फिक्स कॉस्ट होती हैं। या इसी को अगर फार्मूले की शक्ल से देखें, शुक्रिया, इसको अगर फार्मूले की शक्ल से देखें, अरे ये तो ब्रेक इवन सेल का फार्मूला होता है ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। तो टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो CS रेशो इनटू ब्रेक इवन सेल। तो आपको ब्रेक इवन सेल दी हुई है 125 और CS रेशो दी हुई है 25। अभी इस वक्त जो चल रहा है अगर वैसे ही चलता रहे तो ये इनकम स्टेटमेंट है? अरे नहीं यार, जज़ाकल्लाह। क्या हो गया? क्या कह रहे? वो सारा कुछ पढ़ाने के बाद ही है, अगर टाइम बचा तो। अगर करंट सिचुएशन ही चले तो ये इनकम स्टेटमेंट है, और अगर प्रपोज्ड सिनेरियो हो तो अगर प्रपोज सिनेरियो हुआ, पॉइंट नंबर 1, सेल प्राइस 5% कम कर देंगे जिससे यूनिट्स 30% ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या करूं? 150 मिलियन के साथ क्या करें? प्राइस अगर कम कर देंगे पॉइंट तो यूनिट्स बढ़ जाएंगे कितने? 1.3। प्राइस कम हो जाएगी, यूनिट्स बढ़ जाएंगे तो सेल्स हो जाएंगी 185.25। वेरिएबल कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर सेल्स 30% बढ़ेंगी तो ये भी 30% बढ़ेंगी। वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो ये भी बढ़ेंगी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 नहीं 3, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा जिससे वेरिएबल कॉस्ट 10% कम हो जाएंगी। 0.9 0.4 44.85 30% वॉल्यूम बढ़ेगा तो सेल्स भी बढ़ेंगी, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेंगी। फिक्स कॉस्ट जितनी पहले होती थी वो तो होंगी ही। इसके अलावा पैसा लगाना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 40 मिलियन और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और चूंकि ये पैसे लोन से आएंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हुआ करेगा। तो ये रेलिवेंट कॉस्ट है। डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं, लोन लेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, बस फिक्स कॉस्ट है। कितना लोन लेंगे? 40 का 15% इंटरेस्ट पड़ेगा, और कुछ डेप्रिसिएशन भी एक मजीद ऐड हो जाएगी। कितनी? 5 36 ये है जी पार्ट ए।
और पार्ट बी क्या कहा है? ब्रेक इवन सेल निकाल दें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दें, तो वो ऊपर है तो सही टेबल में, यानी इसकी पूछ। तो ब्रेक इवन सेल कंट्रीब्यूशन है, CS रेशियो निकाल लें, फिक्स कॉस्ट से ब्रेक इवन आ जाएगी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिफरेंस ले लेंगे। तो ये पुराने दौर का सवाल है, तो 11 नंबर में बस इतना सा करना पड़ता था। अब महंगाई ज़्यादा हो गई है तो 11 नंबर में बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। जो पिछला सवाल था वो भी 12 नंबर का। नहीं, कोई एक आधा सवाल पेपर में इस तरह होता है आसान सा। ये स्प्रिंग 22 में एक दो सवाल आसान भी थे, तो बैलेंस पेपर बैलेंस होता है, इसमें और कुछ फिर तगड़ा सवाल होगा। ठीक ही था ये पेपर वैसे। चलें अब करते हैं तगड़ा सवाल। हैं? आप आ जाएं। नहीं, जो क्लास वर्क होमवर्क है वही दोबारा करेंगे, उसमें होती है लर्निंग। क्या करें फिर, ना करें। ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 8। Autumn 17 question number 8। अरे नहीं यार, जज़ाकल्लाह पहली बहुत ज़्यादा है। वो जैसे बच्चों को चिज्जी ला के देते ना, मुझे वो लग रहा है कि मुझे चिज्जी ला के दे इसने। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ज़्यादा बच सवाल का जिक्र पढ़ने के लिए किया है। इधर उधर देख रहे हैं, मैंने सवाल का जिक्र किया, पढ़े हैं आप।
ब्रेक इवन सेल में जो हम बजटेड सेल्स निकालते हैं तो वो सिलेबस में है कि वो भी निकल गई होंगी बजटेड सेल्स? मतलब सीवीपी में आपसे ब्रेक इवन में पूछा हुआ है, मार्जिनल सेफ्टी पूछा है, बजटेड सेल पूछी है, तो पूछी जा सकती है कि नहीं? पूछी जा सकती है ना। तो बजटेड सेल्स तो फिर सारी टेक्निक्स बजट सिलेबस से निकला है कि कैश बजट, बजटेड इनकम स्टेटमेंट, वो चीज़ें नहीं है, लेकिन बजटेड सेल्स तो कैलकुलेट बिल्कुल हो सकती है। जी पढ़ लें तो मैं फिर समझाता हूँ। पहले पैराग्राफ में पिछले साल की इंफॉर्मेशन बताई है कि पिछला साल मतलब 30 जून 17 जो 2017 में हुआ था वो पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में बताया है कि मैनेजमेंट ने प्लान डिस्कशन की है कि सेल प्राइस तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन सेल वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं अगर प्राइस कम कर दें तो। पिछले साल चूंकि लॉस हुआ था, लास्ट ईयर लॉस हुआ था, तो मैनेजमेंट दूसरे पैराग्राफ में सोच रही है कि हम सेल प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते, मार्केट में कंपटीशन बहुत है, अगर हम प्राइस मजीद कम कर दें तो सेल्स यूनिट्स बढ़ा लेंगे। फिर प्रोडक्शन वाले से पूछा, उसने कहा जी हमारे प्लांट की इतनी औकात ही नहीं है, इस वक्त वो जिस लेवल पे है इससे ज़्यादा वो नहीं बना सकता, जितने यूनिट्स उसकी अभी हम उससे प्रोडक्शन ले रहे हैं बस इससे ज़्यादा वो नहीं बना सकता, प्रोडक्शन बढ़ानी है तो नया प्लांट लाना पड़ेगा। अब उसके नीचे पॉइंट नंबर 1 के अंदर उस नए प्लांट के फ़ज़ाइल बता दिए सारे कि वो नया प्लांट क्या करेगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी। ये बाकी मैं सवाल सॉल्व करते हुए पॉइंट 1 को करूँगा एक्सप्लेन। ये नए प्लांट की बातें आ गई। फिर उसके अलावा पॉइंट 2, 3, 4 में इसी कॉन्टेक्स्ट में बात की हुई है कि अगर ये करना हुआ तो प्राइस इतनी कम करनी पड़ेगी, मटीरियल इतना महंगा हो जाएगा, इतना सस्ता हो जाएगा, लेबर के साथ ये सलूक होगा, इन्फ्लेशन ये होगी। अब ये पॉइंट नंबर 1 से लेके 5 तक सब अगले साल की प्लानिंग आ गई। और रिक्वायरमेंट में पूछा है कि प्रोजेक्टेड सेल्स बता दें अगले साल की, यानी बजटेड सेल्स, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दें। तो इसका मतलब अगले साल की बजटेड सेल भी निकालनी है, ब्रेक इवन सेल भी निकालनी है, तो ही तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ अबव मेजर्स, कि जो हम करना चाह रहे हैं अगर ये कर लें तो बताएं कि बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो। ये है सवाल की अप्रोच कि इसमें है क्या और रिक्वायर्ड क्या है। अब वो अगले साल की फिगर्स निकालनी कैसे हैं, वो कैलकुलेशन में क्या मुश्किलें हैं, वो ये पॉइंट 1 से लेके 5 तक है। हाँ जी, अच्छा ये ना अभी एक बच्चे ने इधर एक बात पूछी थी, तो ऑनलाइन में भी चूंकि ऐसा मसला होता है, जो बच्चे कॉस्ट रिपीट कर रहे हैं वो बजट अब सिलेबस में नहीं है, मतलब पिछले सेशन से भी निकल गया था। बजट के अंदर कैलकुलेशंस मुश्किल इसी तरह की होती थी कि प्राइस इतनी बढ़ जाएगी, मटीरियल इतना महंगा हो जाएगा, ये जो भी हमने यहाँ पर काम किया है कि वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा। तो बजट के अंदर ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती थी टेस्ट, या तो बजटेड पूरी इनकम स्टेटमेंट बनानी होती थी, या एक चीज़ थी कैश बजट, वो करना होता था। अब वो बजट सिलेबस से निकल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैलकुलेशन टेस्ट नहीं हो सकती। डिसीजन मेकिंग के अंदर हम पास्ट की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर की वैल्यूज, डिसीजन मेकिंग में फ्यूचर की वैल्यूज। सीवीपी अगले साल का ब्रेक इवन निकालना है, फ्यूचर की वैल्यूज। फिर इसके अलावा लेबर में भी कुछ डिसीजन मेकिंग स्टाइल के क्वेश्चन थे कि अगर हम प्लान ये चेंज कर दें तो उससे प्रोडक्शन पर ये फर्क पड़ेगा, फ्यूचर की कैलकुलेशंस हैं। और क्या पढ़ा है, वेरिएंस तो खैर पास्ट ही है, और क्या पढ़ा भी रिकॉर्ड में भूल गया। प्रोसेस पास्ट है, ओवरहेड्स पास्ट हैं, मार्जिन एब्जॉर्प्शन पास्ट है, लेकिन उसमें भी फ्यूचर डाला जा सकता है, वो भी डिसीजन मेकिंग और ये जो सीवीपी। तो जब इनमें हम लोगों ने फ्यूचर की कैलकुलेशंस करनी है तो वही सारी कैलकुलेशन की जो मुश्किलें थी, जो मैं पुराने रिपीटर से बात कर रहा हूँ, जो बजट के क्वेश्चंस में होती थी, वो मुश्किलें अब भी मौजूद होंगी। बजट सिलेबस से निकलने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी टॉपिक में वो अगले साल की फिगर्स कैलकुलेट नहीं करवा सकते, वो तो करवा सकते हैं। तो जब फिगर्स कैलकुलेट करवाएंगे तो जो जो मुश्किल कैलकुलेशंस बजट में हुआ करती थी वो कैलकुलेशंस मौजूद हैं। सिर्फ कैश बजट कैलकुलेट बनाने का सवाल नहीं आएगा, बस ये नहीं होगा, वरना कैलकुलेशन तो सारी वहीं की वहीं है। अब इस सवाल में करना क्या है, ये जितनी इंफॉर्मेशन अगले साल के लिए बताई है इसको इनकॉर्पोरेट करना है, बजटेड सेल्स निकालनी है। बजटेड सेल्स तो चलो एक ब्रैकेट में निकल आएंगी। ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी अगले साल की, सीएस रेशो निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए फिर वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए होंगी। तो वो सारी मेहनत हमें पूरी करनी है, क्योंकि ब्रेक इवन निकालना है। ब्रेक इवन क्यों निकालना है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो ब्रेक इवन का ये प्रॉपर एक सवाल बन गया। तो बजटेड सेल्स निकाल लेते हैं और ब्रेक इवन निकाल लेते हैं।
अच्छा, और रिपीटर्स भी, और ये जो आप नई नस्ल है, ये इस धोखे में मत रहिएगा जो पिछले दफ़ा एक धोखा बनाया गया था कि पहले ये पेपर कैफ 8 होता था, अब ये कैफ 3 है, तो नन्हे मुन्ने वाले सवाल पूछेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये वही ही लेवल रहेगा जो कैफ 8 का लेवल था टेस्टिंग का, वही है। क्योंकि पिछली अटेम्प्ट का सवाल अगर देखें, मैंने स्प्रिंग 22 कंटिन्यू शटडाउन डिस्कस किया था, तो वो बच्चों के लेवल का सवाल तो नहीं था। प्रोसेस कॉस्टिंग सेम, स्मार्ट प्रोसेसिंग रिपीट हुआ था, वेरिएंस सेम 2008 का सवाल रिपीट हुआ था, इसी तरह से बाकी सवाल भी पुराने ही वही कॉपी हुए थे। तो लेवल कम नहीं है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यही है लेवल। आसान आ गया तो पेपर में बैठ के थोड़ी वो आसान लग रहा होता है। ये तो आप लोग यहाँ पर सवाल बैठ के क्लास में कर रहे होते हैं, बगैर अटेम्प्ट फेलियर का प्रेशर, 3 घंटे का प्रेशर, इसके बगैर कर रहे होते हैं सवाल आप। तो इसलिए खास तौर पे रिपीटर्स, ये इस लेवल की तैयारी कैफ 3 लेवल ही की है। आसान आ गया सवाल तो ठीक है, बोनस है, वरना आप इस तरह से रिलैक्स ना होना कि अब तो आसान पेपर है, नहीं, पहले जैसा ही है। छोड़ दे फिर, खत्म कॉस्ट। जितनी कोशिश हो सकती है, कहते 50 नंबर खींच के लेने हैं बस किसी तरह। बजटेड सेल्स, क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा, 8 ऑटम 17। बजटेड सेल्स निकालनी है, प्रोजेक्टेड सेल, बजटेड सेल्स। अभी इससे पहले जो सवाल किया था, पिछले साल की फिगर बताओ, प्राइस चेंज, क्वांटिटी चेंज, तो अगले साल की सेल आ जाएंगी। पिछले साल की सेल्स कितनी थी? पिछले साल सेल्स थी 89.6 मिलियन। इस 89.6 मिलियन में अब अगले साल की प्राइस और क्वांटिटी का फैक्ट डाल देते हैं। पॉइंट नंबर 2, टू सेल द इंटायर प्रोडक्शन। ये पॉइंट 1 सारी अंग्रेजी मैंने समझानी है अभी, ये पॉइंट 1 काफी रश है अंग्रेजी का, ये सारी मैं आपको समझाता हूं। बाकी पॉइंट 2, 3 तो 1 लाइनर है सारे। पॉइंट 2, सेल प्राइस हमें कम करनी पड़ेगी 2% से। पॉइंट 98, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर कहा होता कि वॉल्यूम 25% बढ़ जाएगा, या चलो पिछले सवाल में जैसे था 30% बढ़ जाएगा, तो इनटू 1.3 कर देते। लेकिन अब आपको नहीं बताया कि वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा। यह था इस सवाल का एक खूबसूरत तरीन पॉइंट। अब आपको पॉइंट 1 समझाता हूं। एग्जिस्टिंग प्लांट की जितनी भी कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी को हम फुल यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, बस 70% यूटिलाइज कर रहे थे। जो नया प्लांट होगा, पॉइंट नंबर 1, अ न्यू प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड हुज कैपेसिटी would be 20% more than installed capacity of the existing plant। जो existing plant की installed capacity थी, जैसे अगर इस रूम की installed capacity यानी जो सीटें लगी हुई हैं वो 100 हों, अगर बैठे 70 लोग हैं लेकिन installed capacity 100 सीटें हैं, इससे एक बड़ा रूम बनना है जिसकी कैपेसिटी इस रूम की installed capacity से 20% ज्यादा होगी। तो 120 सीटें होंगी या 70 लोगों का 20% ज्यादा। इस रूम की कैपेसिटी 100 सीट्स है, बैठते 70 लोग हैं बेशक, कैपेसिटी 100 सीट्स है। इससे बड़ा रूम बनना है जिसकी कैपेसिटी इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से 20% ज्यादा होगी। तो उस नए रूम में 120 सीटें होंगी या 70 लोगों से 20% ज्यादा। तो ये लिखी हुई अंग्रेजी के न्यू प्लांट विल बी इंस्टॉल्ड हुज कैपेसिटी वुड बी 20% मोर, किससे मोर देन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट। यानी जितनी कैपेसिटी के साथ वो इंस्टॉल हुआ था, जो बाय डिजाइन उसकी यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी थी। और इस पैराग्राफ की बाकी चीजें बाद में बताता हूं। इस पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस, इस नए प्लांट को हम पहले ही साल में फुल यूटिलाइज नहीं कर लेंगे। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ 85% इज प्लान्ड फॉर द फर्स्ट ईयर। किसका 85%? 120 का 85%। तो ये जो प्लांट की कैपेसिटी का स्विच है ना, मैंने भी रूम जो बात की है वही रूम से समझाता हूं। पुराने रूम की कैपेसिटी 100 स्टूडेंट्स हैं, अभी बैठते कितने हैं? 70। अभी इस वक्त 70 स्टूडेंट्स बैठते हैं। नए रूम में कैपेसिटी कितनी होगी? 120। स्टूडेंट्स कितने बैठेंगे? इसका 85%। तो पहले 70 बैठते थे, अब 102 बैठेंगे, कितनी परसेंट इंक्रीज आ जाएगी? मैं आपको ना क्लासरूम और स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। तो 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी थी, 70 स्टूडेंट्स बैठते थे,
नए रूम की कैपेसिटी 100 के मुकाबले में 120 सीट्स होंगी। इन सीट्स में से कितने परसेंट सीटें? 85%, यानी कितनी सीटें? 102। तो पिछली क्लास में 70 स्टूडेंट्स होते थे, इस क्लास में 102 स्टूडेंट्स होंगे, तो कितने परसेंट तादाद बढ़ गई? कितने परसेंट इंक्रीज होगी? एक नंबर है 70, वो बढ़ के 102 हो गया, तो कितने परसेंट बढ़ा? 13। बताएं। यहां पर जब ये बताना होता है कि इतनी क्वांटिटी बढ़ गई, इतने परसेंट बढ़ गई, तो किसकी परसेंट? जो पहले थी ना। तो 70 का कितने परसेंट बढ़ गया? कितना इंक्रीज हुआ? 32 डिवाइडेड बाय 70, 45.71। इतने परसेंट इंक्रीज आई। 13 कैसे? 13 कैसे थी? 30.7 divided by 0.85, यानी 70 और 85, वो 85% किसी और टोटल का था या 75% किसी और टोटल का है? तो 85 और 70 का आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये इस टोटल का 85% है, ये इस टोटल का 70% था। पाकिस्तान की आबादी का 70%, इंडिया की आबादी का 70%, डिफरेंट चीज है। इंडिया की आबादी और है, उसका 70% और होगा, पाकिस्तान की आबादी और है, उसका 70% और होगा। तो इसलिए ये किसी और आबादी का 85% है, ये किसी और आबादी का 70%। तो 85-70 से नहीं इंक्रीज निकलेगी। ये 45.71%। पहले इस रूम में 70 स्टूडेंट्स बैठते थे, नए रूम में 102 स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे। 85 नहीं, 85% ऑफ इसकी कैपेसिटी। तो 102 स्टूडेंट्स बैठेंगे, तो 70 स्टूडेंट्स थे, 102 होंगे, तो ये कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? 45%। एक फिगर से दूसरी फिगर इंक्रीज डिक्रीज निकालनी हो ना परसेंटेज, तो ये आपने बचपन में की रेशियोज में पढ़ा होगा। मैं एक फार्मूला दोबारा बता देता हूं। इसका तरीका ये है कि आपने अगर ग्रोथ रेट की निकालनी है, एक फार्मूला, यानी ये तो है ना, इसमें से ये माइनस किया, और इसका एक फार्मूला बता देता हूं आपको। अगर आपने किसी चीज़ का ग्रोथ रेट निकालना है, तो जो न्यू है उसको ओल्ड से डिवाइड करके 1 माइनस कर दें। यानी 102 डिवाइड बाय 70 माइनस 1, तो ये 45.71% आ जाएगा। और बाद में हाँ, मतलब पॉइंट निकलेगा तो इट मीन्स 45%। तो ये आप किसी भी चीज़ का अगर ग्रोथ रेट निकालना है, तो जो पहले था यानी बेस और नया -1। पॉइंट 1 का पहला पैराग्राफ पढ़ के ये जो मैंने इस वक्त बात समझाई है, ये तसल्ली कर लें कि अंग्रेजी से ये बात समझ आ रही है या नहीं। 85% नए प्लांट की कैपेसिटी का 85% और 70% पुराने प्लांट की कैपेसिटी का 70%। हाँ जी। अच्छा, अब इसको, ये तो मैंने आपको क्लास और स्टूडेंट्स की मिसाल दे दी, इसको ऑफिशियली वर्किंग 1 की शक्ल दिखा देता हूँ। इसमें हम कह देते हैं कि प्लांट और न्यू प्लांट। तो अगर ओल्ड प्लांट की कैपेसिटी और यूटिलाइज्ड कैपेसिटी 70 थी, तो ये 100 थी, तो ये 120 है, और इस 120 का 85% 102 है। तो ग्रोथ रेट हो गया 102 बाई 70 माइनस 1, 45.71%। ये इसमें एक अच्छी कैलकुलेशन थी, बाकी तो जैसे पहले कर रहे हैं उसी तरह की चीज़ें ही हैं। वन टू 7.95।
कौन से? हाँ, ये 45.71%, क्या इंटरप्रिटेशन इसकी, क्या है ये? पिछले साल जितने भी यूनिट्स बनाए थे, पता नहीं कितने, अगले साल उनसे 45.71% ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे। यार ये वॉल्यूम का इंक्रीज है। जैसे पिछले सवाल में था कि सेल वॉल्यूम 30% बढ़ जाएगा, अभी जैसे पहले सवाल किया था कि सेल प्राइस 5% कम करेंगे, उससे सेल वॉल्यूम 30% बढ़ जाएगा। तो उसी अगर अंदाज में बोलूं तो 2% सेल प्राइस कम करेंगे, उससे सेल वॉल्यूम 45.71% बढ़ जाएगा। ये यूनिट्स नहीं है, ये यूनिट्स में जो इंक्रीज आनी है वो है। तो पिछले साल की रुपी फिगर में प्राइस चेंज डाल ली, क्वांटिटी चेंज डाल ली, उससे अगले साल की फिगर निकल आई। मैंने किसी, मुझे अब याद नहीं है किस लेक्चर में था, शायद प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद था, मैंने इस तरह की ना एक क्लास ही सिर्फ इसलिए रखी थी कि आपको इस तरह की कैलकुलेशंस सिखाई थी उसमें, कि एक साल की फिक्र नहीं, बिल्कुल स्टार्ट नहीं, ये मैंने कहीं दरमियान में किया था वेरिएंसी से पहले शायद, कि एक साल की सेल्स ये हैं, अगले साल प्राइस इतनी चेंज होगी, वॉल्यूम इतना चेंज होगा, तो अगले साल की सेल्स बता दें, वेरिएबल कॉस्ट बता दें, फिक्स कॉस्ट बता दें, इस तरह की थी मैंने प्रैक्टिस। ये वहाँ ये चीज़ें की थी डिस्कस, कि एक साल की फिगर है टोटल फिक्स कॉस्ट, अगले साल की टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट करने के लिए बस सिर्फ इन्फ्लेशन का इफेक्ट डलेगा, क्वांटिटी चेंज का नहीं। लेकिन वेरिएबल चीज़ों में प्राइस का इफेक्ट भी डलेगा, क्वांटिटी का इफेक्ट भी डलेगा। उसमें मैंने बकायदा ब्रैकेट श्रैकेट लेके प्रूफ करके चीज़ें बताई थी। तो अगर इस तरह की चीज़ें भूल भाल गए हुए हैं तो वेरिएंस से पहले शायद मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है, उसमें मैंने ये चीज़ें सिर्फ उस लेक्चर में ये कैलकुलेशन ही बताई थी बस। बजटेड सेल्स, पिछले साल की रुपी अमाउंट में मैंने प्राइस चेंज डाली है और क्वांटिटी चेंज का इफेक्ट डाला है ताकि बजटेड सेल्स निकले। हाँ हाँ हाँ, किस चीज़ की कैपेसिटी? हाँ, तो जो प्रोड्यूस करेंगे वो बेचेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऊपर कहाँ लिखा है सेल नहीं कर सके? नहीं, जितनी प्रोडक्शन की थी वो सेल नहीं कर सके, ये कह रहे हैं? ठीक है, तो लॉस पे हैं फिर। मेरा सवाल ये है कि पिछले साल जितने यूनिट्स बनाए थे वो सेल कर सके या वो भी सेल नहीं कर सके? अच्छा, ये बाकी लोग भी सुने सवाल बाकी लोग भी सुने। पिछले साल कितनी प्रोडक्शन की थी? प्लांट की जितनी कैपेसिटी थी, जितने यूनिट्स बना सकता था, उसका सिर्फ 70% बना सके थे। कैपेसिटी 70% यूटिलाइज होने का ये मतलब है कि जितने यूनिट्स बन सकते हैं उसका 70% बस बनाते थे। तो जितने बना रहे थे वो नहीं बेच सके थे, इसलिए लॉस हुआ था। पिछले साल हमने लॉस किया तो इसलिए लॉस हुआ कि जितने बनाए थे वो सारे बेच ही नहीं सके। हमने जितने बनाए वो ही थोड़े थे, खर्चे हमारे बहुत ज्यादा थे, इसलिए लॉस में गए। जितने बनाए थे वो नहीं बेच सके, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखिए, हम यूनिट्स कम बेचेंगे तो फिक्स खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए लॉस में जाएंगे। तो पिछले साल हमने 70% जो यूनिट्स बनाए थे कैपेसिटी का वो बेच लिए थे सारे। अगले साल हम पूरी कैपेसिटी का 85% बनाएंगे, वो भी सारे बेच लेंगे। तभी तो पॉइंट 2 में कहा है कि जो हम इतने सारे यूनिट्स अगर हम बना लेंगे तो उन सबको बेचने के लिए भी प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो ये हमारी जो इंक्रीज निकली है, ये निकली है कि जितने यूनिट्स पहले बनाते थे और बेचते थे, अब इतने % और बनाएंगे और बेच लेंगे, तो ये सेल्स ही की इंक्रीज निकली है। बजटेड सेल्स से आगे बढ़ना है, मैंने जाग रहे हैं, सवाल करने हैं बहुत सारे यार, होश से। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। बजटेड सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है। क्यों निकालनी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है, इसलिए ब्रेक इवन सेल निकालनी है। तो ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए सामान क्या क्या चाहिए? टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए, और सवाल में कहीं यूनिट्स तो है नहीं, तो CS रेशो के जरिए ही फिर हम ब्रेक इवन निकालते हैं। तो अगली तलाश टोटल फिक्स कॉस्ट और CS रेशो के लिए। टोटल फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। टोटल फिक्स्ड
पिछले साल की टोटल फिक्स कॉस्ट तो नहीं पता, लेकिन पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि 4% महंगाई हो जाएगी। फिर इसके अलावा नए प्लांट में जो इतना सारा रश मचा हुआ पॉइंट 1 में, नए प्लांट की डेप्रिसिएशन वगैरह का डाटा भी है, तो वो तो चलो नई डेप्रिसिएशन खुद कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन पॉइंट 5 का क्या करें? जो पिछले साल की फिक्स कॉस्ट थी उसको 4% महंगा करेंगे, तो पिछले साल की फिक्स कॉस्ट कितनी थी? नहीं बताई। तो इसलिए पहले हम पिछले साल की फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। पिछले साल की फिक्स कॉस्ट निकाल रहा हूं, 2017 सॉल्व कर रहा हूं। पहले 2017 की टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी? ऊपर वाले पैराग्राफ में तो नहीं पता, कुछ और आजमाई करें, देखें पता लगती है कैसे। ब्रेक इवन सेल पता हो और CS रेशो पता हो तो फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। तो पिछले साल की CS रेशो कितनी थी? 25%। ब्रेक इवन सेल पता हो तो 25% से पिछले साल की फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। पिछले साल की ब्रेक इवन सेल कितनी थी? पिछले साल जो हमने सेल की थी उसका 80% ब्रेक इवन थी, वो ब्रेक इवन का 80% थी। तो पिछले साल हमने सेल्स की थी 89.6 मिलियन, ये 80% थी, तो इसको ऐसे करेंगे तो ब्रेक इवन सेल निकलेगी। और इस पे लगा दें 25%, तो पिछले साल की फिक्स कॉस्ट निकल आती है 28। तो अब अगले साल यही सारी इन्फ्लेट हो जाएगी। इसमें डेप्रिसिएशन भी होती थी पिछले प्लांट की, वो भी इन्फ्लेट होगी। तो इसलिए हमें पहले पुराने प्लांट की डेप्रिसिएशन हटा के बाकी फिक्स कॉस्ट देखनी पड़ेगी। तो पुराने की डेप्रिसिएशन क्या होती थी? अब यहां पर आपकी अकाउंटिंग का नॉलेज आ गया। पुराना प्लांट 15 साल पहले, ये पॉइंट नंबर 3 का तीसरा पैराग्राफ, पुराना प्लांट 15 साल पहले 27 मिलियन का खरीदा गया था और अभी इसकी जिंदगी के 3 साल मजीद बाकी हैं, यानी इसकी लाइफ टोटल कितनी थी? 18 साल। पॉइंट नंबर 1 तीसरा पैराग्राफ, द एग्जिस्टिंग प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड 15 साल पहले एट अ कॉस्ट ऑफ 27 मिलियन, इट हैज अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 साल। तो टोटल लाइफ 18 थी ना फिर, तो 27 मिलियन कॉस्ट, 18 साल लाइफ थी, तो इसकी डेप्रिसिएशन होती थी 27 डिवाइडेड बाय 18। ये रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, ये रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। ये कैसे रेजिडुअल वैल्यू नहीं है? अभी नए प्लांट की कैलकुलेशन में बताता हूं आगे। 1 पॉइंट, इसमें इतनी तो डेप्रिसिएशन थी, तो बाकी फिर अदर कॉस्ट होंगी। ये 2017 की हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। अब यहां से 2018 बनाते हैं। 2018 में क्या क्या होगा? एक तो ये जो अदर फिक्स कॉस्ट है ये महंगे हो जाएंगे, ये 26.5%, 26.5 मिलियन 4% महंगा हो जाएगा, 27.56। फिर इसके अलावा पुराने प्लांट की रेप्शन तो अब नहीं रहेगी, नए की आ जाएगी। नया प्लांट कितने का होगा? 30 मिलियन, और लाइफ होगी इसकी 10 साल, 3 मिलियन। यहां तक पहुंच जाए फिर मैं वो ट्रांजैक्शन 2 मिलियन की समझाता हूं।
आप आते हो तो मैं शुरू करता हूँ। जागे जागे जागे। हैं यार ठंड लग रही है हैं? उसकी थ्रो आ रही है। या इसको जरा ऊपर कर देते, बंद ही कर दिया। ठीक नया प्लांट कितने का होगा? 30 का। अभी पिछले सवाल में भी ये बात की थी, जो पिछले सवाल में भी मजीद इन्वेस्टमेंट करनी थी वो लोन लेके करनी थी। तो लोन लेंगे तो इंटरेस्ट पड़ेगा, तो वो जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो फिक्स्ड कॉस्ट के वेरिएबल कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। इस सवाल में भी ऐसा ही है कि हमें नया प्लांट खरीदने के लिए लोन लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, पहला सेंटेंस इसका मैंने कर दिया डिस्कस। द कॉस्ट एंड यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट इज 30 and 10, ये भी कर लिया। द फंड्स फॉर द न्यू प्लांट वुड बी अरेंज थ्रू अ लॉन्ग टर्म बैंक लोन जिसकी इतनी कॉस्ट होगी। तो इंटरेस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, तो रेलिवेंट डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं हम। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस एक फिक्स कॉस्ट होगी। 10% किस पे पड़ेगा? 30 पे। हमने प्लांट खरीदने के लिए लोन नहीं लेना, हमने पैसे देने के लिए लोन लेना है। तो ये प्लांट हम पुराने से एक्सचेंज कर रहे होंगे और उस एक्सचेंज करने पे ट्रेड इन अलाउंस 2 मिलियन होगा। तीसरा पैराग्राफ, द एग्जिस्टिंग प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड इतना, इट हैज अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 years एंड वुड बी ट्रेडेड इन फॉर 2 मिलियन। ट्रेडेड इन किसके अगेंस्ट? नए प्लांट के अगेंस्ट। तो ये ट्रेड इन अलाउंस है, पुराने के सेल प्रोसीड्स। अब यहां जिन्होंने बहुत पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, तो कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट होती है ट्रेड इन अलाउंस प्लस कैश। तो ये जो पुराना है ना, इसका ट्रेड इन अलाउंस 2 मिलियन बताया हुआ है। रेजिडुअल वैल्यू नहीं है ये। रेजिडुअल वैल्यू तो होती है जब इसके पूरे 18 साल गुजर जाने थे तो क्या आरवी होनी थी, तो वो नहीं है 2 मिलियन। तो इसलिए पुराने की डेप्रिसिएशन निकालते हुए कोई आरवी नहीं दी। ये 2 मिलियन है कि अभी ये जब एक्सचेंज होगा, ट्रेड इन होगा, तो 2 मिलियन इसका रेट लगेगा। तो ये इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का ट्रेड इन अलाउंस दिया हुआ है। तो नया होगा 30 का, ट्रेड इन अलाउंस 2, तो पेमेंट कितनी? ये 28 के लिए लोन लेना पड़ेगा। तो लोन फिर 28 का होगा और उस पर इंटरेस्ट पड़ेगा। वैल्यू इन यूज ये कहां से आ गई? 2 मिलियन की प्रोडक्शन हो सकती है। कैसे? किस तरह से ये मतलब निकल रहा है इसका कि 2 मिलियन की प्रोडक्शन हो सकती है, वैल्यू इन यूज है, वो कैसे? वैल्यू ट्रेडेड। मैं ही पूछ रहा हूं कि इससे वैल्यू इन यूज कैसे निकल रही है?
कैसे भाई? कुछ तो, कोई तो निशानी मिल रही होगी ना जो आपको ये 2 मिलियन की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इस अंग्रेजी का ये मतलब कैसे निकल रहा है 2 मिलियन के लिए ट्रेडेड इन? सर मैं पूछना तो हो सकता है ऐसे। और मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ ना कि इससे इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको ये मतलब लग रहा है, पूछ रहा हूँ ना ताकि जवाब उसके मुताबिक दूँ। क्रेडिट से लगा। ट्रेडेड, पूरी बात है कि वुड बी ट्रेडेड इन, तो ट्रेड इन अलाउंस के लिए ये बात इस्तेमाल होती है। तो ये एक्सचेंज ऑफ प्लांट होगा जिसमें ये ट्रेड इन अलाउंस है 2 मिलियन का। तो जब पेमेंट ही 28 की करनी है तो लोन भी 28 का होगा, 2.8। अच्छा, एक लाइन और है और वो आईकेप के सोल्यूशन से में मिस हुई हुई और आई बिलीव कि शायद उनसे स्किप हो गई है, वरना बड़ा ऑब्वियस पॉइंट है। तो वो एक लाइन है जो मेरा आईकेप के सोल्यूशन से इख्तलाफ है, बाकी चीज़ें ठीक है। पुराने प्लांट का क्या करें? ये क्या कर रहे हैं हम? सेल कर दिया है, कर दिया है, हो गया। अभी तो हम सोच रहे हैं कि मैनेजमेंट डिस्कशन कर रही है कि नया प्लांट लगाएं कि ना लगाएं। अभी तो ये डिस्कशन हो रही है, अभी नहीं लगाया नया प्लांट। क्या लगा लिया नया प्लांट? नहीं, अभी तो डिस्कशन हो रही है। तो पुराना नहीं बेचा है तो अगले साल बेचेंगे कि अभी आखिरी शाम में बिक गया? तो जब इसको बेचेंगे तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप इस पे गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल निकालें। तो वो जो लॉस ऑन डिस्पोजल है वो एक्सपेंस है, लॉस ऑन डिस्पोजल निकलेगा इस पे, एक्सपेंस है। वेरिएबल फिक्स्ड, फिक्स्ड है, तो वो भी यहां पर एज एन एक्सपेंस आएगा। क्या बात? तो रेलिवेंट कॉस्टिंग कहां से आ गई है? ये खरीदेंगे नया प्लांट तो वो डेप्रिशिएट होगा, लोन लेंगे तो इंटरेस्ट पड़ेगा, तो सारी बातें उसी हिसाब से ही हो रही हैं। ये मैंने अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल निकाल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन जैसे एक अकाउंटिंग की चीज निकाली है। नए प्लांट की डेप्शन होगी, पुराना बिक जाएगा, कितने का बिकेगा? 2 मिलियन का, तो उस पर लॉस ऑन डिस्पोजल भी है, उसकी बुक वैल्यू भी थी। रेलिवेंट कॉस्टिंग कहाँ की है इसमें? मैंने पुराने की बुक वैल्यू निकाल सकते हैं, डाटा है, और 2 मिलियन का बिकेगा, तो जो उस पर डिफरेंस होगा वो एक लॉस ऑन डिस्पोजल है। तो उसमें मैंने रेलिवेंट वाली चीज़ तो कोई नहीं ली। रेलिवेंट वाली कौन सी चीज़ लग रही? तो जब परचेज करेंगे तो डेप्शन होगी, जब परचेज करेंगे तो इंटरेस्ट पड़ेगा, तो वो तो सारा ही, क्योंकि अगले साल की बात हो रही है तो सारा ही फ्यूचर में है, लेकिन ये होगा तो लॉस ऑन डिस्पोजल भी होगा। कितना जी? जो पुराने की कॉस्ट थी और उसकी लाइफ थी, वहां से बुक वैल्यू निकलेगी। पुराने की कॉस्ट, पुराने एसेट की बुक वैल्यू होगी 27 मिलियन की कॉस्ट थी और इसकी जिंदगी थी 18 और 3 बाकी रह गए थे बस। ये हो गई इसकी बुक वैल्यू, जबकि ये बिकेगा 2 का, तो इस पे लॉस होगा 2.5 का। जिनको 3/18 समझ नहीं आया कोई बात नहीं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये बुक वैल्यू, इतने का बिकेगा, ये लॉस ऑन डिस्पोजल। कोई इख्तलाफ है लॉस ऑन डिस्पोजल पे? लग रहा है शक्लों से। जो पुराना एसेट नए एसेट के अगेंस्ट एक्सचेंज होता है ना, तो जो ट्रेड इन अलाउंस होता है वो पुराने की सेल वैल्यू होती है। तो फिक्स कॉस्ट होगी अगले साल 35.86। अच्छा, हम बहुत दूर निकले, हम कर क्या रहे थे? हम ब्रेक इवन निकालने लगे थे, उसके लिए टोटल फिक्स कॉस्ट और सीएस रेशियो चाहिए, तो वो अभी इस वक्त फिक्स कॉस्ट निकाली, अब सीएस रेशियो निकालते हैं।
CS रेशो, वर्किंग 1 मिटा दूं। अच्छा, सवाल का फ्लो कुछ इस तरह से था कि बजटेड सेल्स पूछी थी, मैंने सॉल्यूशन शुरू किया बजटेड सेल्स, इसमें ये गिवन था, ये ग्रोथ निकालनी थी, ये वर्किंग 1, ये ग्रोथ रेट निकाला था। फिर उससे अगला काम ब्रेक इवन सेल निकालनी है। इसके लिए टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए थी, ये मैं वर्किंग 2 में निकाल रहा हूँ, डिवाइडेड बाय CS रेशो, ये मैं वर्किंग 3 में निकाल रहा हूँ। ये ब्रेक इवन सेल्स आएगी, इनका डिफरेंस लेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। ये था सवाल का रिक्वायर्ड। फिक्स कॉस्ट निकाल ली 35.86 मिलियन। CS रेशो निकाल लेंगे, ब्रेक इवन आएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा और उसकी परसेंटेज निकलेगी। बस ये सवाल था। CS रेशो निकालते हैं जी। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 का ना दूसरा पैराग्राफ के अलावा ये जो न्यू प्लांट वुड एलिमिनेट है, इसके अलावा पॉइंट 1 की सारी अंग्रेजी पढ़ लें। ये सारी अंग्रेजी इस्तेमाल करके मैंने फिक्स कॉस्ट और वो ग्रोथ रेट निकाला था। पॉइंट नंबर 1 की अंग्रेजी दूसरे पैराग्राफ के अलावा, द न्यू प्लांट वुड एलिमिनेट, इसके अलावा बाकी सारी अंग्रेजी पढ़ लें। किसी भी अंग्रेजी कोई बात जो आपको नहीं लग रहा हो कि इसमें वैसे किया तो वो मुझे पूछें। पॉइंट 1 की दूसरी न्यू प्लांट वुड एलिमिनेट वाली बात के अलावा बाकी सारी अंग्रेजी करा दी आपको। पॉइंट 2 भी हो गया। अब ये पॉइंट 3, 4 और 5 ये CS रेशो के लिए करते हैं। CS रेशो पिछले साल वाली ही क्यों ना चला लें, पिछले साल 25% थी, क्योंकि प्राइसेस चेंज हो रही हैं। अब ये हम तीसरी दफा ये काम करने लगे। इससे पहले मैं 2 सवालों में कर चुका कि पिछले साल की टोटल फिगर्स में हम ये चेंजेस डाल लें तो नई CS रेशो आ जाएगी। पिछले साल की फिगर्स चाहिए होंगी उसके लिए, क्योंकि आपको ना ये कहा है कि इसमें इतनी इतनी चेंजेस आएंगी। किसमें? मटेरियल इतना चेंज हो जाएगा। किससे चेंज हो जाएगा? जो पिछले साल था। तो पहले इसमें हमें पिछले साल की वेरिएबल चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, उसमें फिर चेंजेस डालेंगे तो नए साल की CS रेशो निकलेगी। ठीक है, वर्किंग 2 मिटा दूं, जगह चाहिए। दो 2017 की सेल्स कितनी थी? 89.6। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? इसका 75%। 25% पिछले साल कंट्रीब्यूशन था, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पिछले साल कितनी थी? 89.6 मिलियन का 75%, 67.2 मिलियन। इसमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल तोड़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगले साल मटेरियल में और तरह की चेंज है, लेबर में और तरह की चेंज है। तो इसको अगर हम तोड़ें तो इस टोटल कॉस्ट को स्प्लिट कैसे करें? पहले पैराग्राफ में बताया हुआ, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल FOH इस 67.2 मिलियन का कितना मटेरियल था? 45%। लेबर कितनी थी? 35%। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने थे? 20%।
कितना कितना आ गया 30.24 23.52 13. ये 2017 की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और वेरिएबल एफओएच आ गया। ये इसलिए चाहिए था क्योंकि 18 के लिए इनमें चेंज बताई हुई है, तो पुरानी फिगर निकलेंगे तो चेंज निकलेंगे। दो 2018 ये वर्किंग फी करके किस लिए रहे हैं, क्या कर रहा हूं मैं, CS रेशियो निकालने के लिए। तो उसके लिए 2018 की सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। तो 2018 की सेल्स कितनी, ये कीमी है, ये निकालिए अभी 127 ये की है ना कैलकुलेट। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ये करेंगे तो CS रेशियो आएगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या होंगी, अच्छा यहां तक सब पहुंच जाएं क्योंकि ये कैलकुलेशन मैं सब ब्रैकेट में करूंगा और बड़ी अच्छी अच्छी कैलकुलेशन है, इसलिए यहां तक सब होश के साथ जाग के बैठे। अच्छा अगला प्लान सुन लें, CVP क्लास में मेरा सॉल्व करना बहुत है, CVP बहुत है। मैं ना 3 सवाल आपको और अपने फॉर्मेट पे सॉल्यूशन वो दे रहा हूं, जो इन जिसने आना हो। अब रह जाएगा सिर्फ ये मैंने करा दिया ये CVP, अभी इसके बाद टारगेट कॉस्टिंग कराता हूँ। अगर तो हिम्मत हुई तो एक 20 मिनट की डिस्कशन है। मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ना एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक सवाल आया हुआ है 2008 में, और जिस तरह से पिछली अटेम्प्ट में पुराने सवाल कॉपी किए हैं, तो इसलिए वो वंस इन अ लाइफ टाइम सवाल है, छोड़ना नहीं है मुझे। वो मैंने ना पिछले सेशन के इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लेक्चर आपसे शेयर किए हैं, वो मैंने बाद में किसी क्लास में डिस्कस किया था, तो वो उन लेक्चर्स में नहीं है, तो वो एक और डिस्कशन है। अगर आज टाइम मिल सका तो आज सही, पीछे रह जाएगी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो मैंने वेडनेसडे को करानी है। अब आप में से जिन लोगों ने वेडनेसडे को आना है तो वो इन 2 दिनों में कोशिश करके अगर जो 3 सवाल मैं दूंगा वो कर सके तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप ना कर सके तो मैं डिस्कस इन एनी केस कर लूंगा, जब कभी आपने किया तो वो पोर्शन वीडियो का देख लें। वेडनेसडे को तो भी नॉर्मल वाली ही होगी, नहीं उसके फिर आगे एक्सटेंड करूँगा, है जी? नहीं उधर ताले लगे हैं ना, अब यहाँ तो आ गए आप। नहीं हो सकेगी तो एक्सटेंड कर लूँगा ना, तो बुध को इंशाल्लाह, तो इसीलिए मैं वहाँ गुलबर्ग नहीं, इसी को एक्सटेंड करूँगा। तो आप लोग जो आज आए हैं गुलबर्ग से बहुत शुक्रिया, आपका आना अच्छा लगा। तो फिर वेडनेसडे को भी आप में से जिन्होंने आना हो तो कितने बजे होती 10 बजे। नहीं वो तो मुझे आप ना भी कहते मुझे पता था कि आप तो वैसे ही आए, वो वैसे भी मुझे पता है। तो आप में से जिन्होंने वेडनेसडे को आना हो तो यहीं इसी रूम में 10 बजे आ जाइएगा, और अगर उस वक्त लगा कि बस ख़त्म करके ही जाएंगे तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उस दिन ख़त्म करा के तो कॉस्ट अल्लाह हाफिज़, ठीक है? तो अगर आप वो जो मैं 2-3 सवाल और कह रहा हूँ कर सकें इन 2 छुट्टियों में, क्योंकि आपने और भी बहुत सारा पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, अगर कर सके तो हाँ फेस टू फेस डिस्कशन हो जाएगी उनकी, नहीं कर सके तो मैं एनी केस डिस्कशन तो कर दूंगा, वो फिर आपने जब कभी करने हुए सवाल तो वो डिस्कशन सुन लेना। बस मेरी तरफ से CVP का ये आखिरी सवाल बोर्ड पे खत्म। CVP अच्छा इस सवाल को पूरा कर लें फिर ये वाला मैं एंड कर दूंगा, फिर टारगेट कॉस्टिंग है। बिरयानी यार फारिग ही तो बैठे हो, फिर ले आओगे जाकर। अच्छा मजाक कर रहा। CS रेशो, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा ये ब्रैकेट में काफी कुछ हो रहा है, इसको देखते जाएं। पिछले साल थी ये 2018 की फिगर्स, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन निकलेगी, उससे CS रेशो निकलनी है। ये CS रेशो के लिए 2018 सॉल्व कर रहा हूं। पिछले साल ये इतने रुपए मिलियन था, अगले साल अब क्या होगा? ये इन सब के साथ होगा। ये क्यों?
यूनिट्स में जो ग्रोथ आएगी वो सब वेरिएबल्स में आएगी, तो इसलिए एक तो ये होगा। एक तो वॉल्यूम चेंज आएगी, उसके अलावा मटेरियल में दो अलग अलग लाइनों में चेंजेस बताई हैं। एक पॉइंट नंबर 3, मटेरियल चूंकि आप ज्यादा खरीदेंगे तो सस्ता मिलेगा, 10% सस्ता मिलेगा। पॉइंट 9, जी ये वही जो पुरानी बड़ी दफ़ा की बात कि पहले इनपुट 10 किलो होता था, लॉस में 10% होता था लॉस, अब लॉस रिवाइज होके 6% हो जाएगा, तो नया इनपुट कैसे निकलेगा? 10 kg को पहले 0.9 करूं, फिर डिवाइडेड बाय 0.94। नहीं, आंसर नहीं पूछ रहा, ये करेंगे। ये है सवाल में पॉइंट नंबर 1, दूसरा पैराग्राफ। द न्यू प्लांट वुड एलिमिनेट एग्जिस्टिंग मटीरियल वेस्टेज विच इज 5% ऑफ द इनपुट। बस, यानी अभी इस वक्त 5% होता था, नए प्लांट में कोई वेस्टेज नहीं होगी, वुड एलिमिनेट, तो इनटू 0.95। बस, ये पुराने मटेरियल के पुराने प्लांट के हिसाब से है ना, ये कॉस्ट पुराने प्लांट के हिसाब से। अब नए प्लांट के हिसाब से क्या होगा? तो 0.95। ये पुराने प्लांट के हिसाब से निकली हुई मटेरियल कॉस्ट है, यानी ये पुराना इनपुट का कॉस्ट है। पहले 10% लॉस होता था, अब नहीं होगा, तो दिस इनटू 0.95 और डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं, तो ये वो 0.95, 37.67। लिवर पहले होता था 23.52, एक तो ये हरा वाला होगा, पहले बताता हूं 0.4। डायरेक्ट वेजेस वुड बी इंक्रीज्ड बाय 8%, विच वुड इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी बाय 10%। वेजेस बढ़ेंगी लेकिन टाइम कम लगना शुरू हो जाएगा, यानी वेज रेट उनको महंगा करके देंगे जिससे वो जल्दी काम कर लिया करेंगे। तो वेज का इंक्रीज तो है, लेकिन चूंकि टाइम कम लगा करेगा तो वो डिक्रीज भी है, यानी इनटू 1.08 और इनटू 0.9। ये टोटल लेबर कॉस्ट है ना, तो टोटल लेबर कॉस्ट में रेट भी होता है, आर्ट्स भी होते हैं, तो रेट महंगा होगा लेकिन आर्ट्स कम हो जाएंगे। 0.1 दूसरा पैराग्राफ। द न्यू प्लांट वुड एलिमिनेट existing material wastage which is 5% of input and reduce direct labor hours by 8%. Point. ये कौन सा और ये कौन सा? देखें, एक तो वर्कर को रेट बढ़ा के देंगे तो वो खुश हो जाएगा, वो जल्दी काम करेगा, ये वो है। एक है नया प्लांट। पुराने प्लांट में प्रोडक्शन में वैसे टाइम ज्यादा लगता था, अब नए प्लांट में टाइम कम लगेगा, ये वो वाला टाइम कम है। देखें, एक वर्कर को जितने पैसे मिलते थे इनटू जितने वो आवर्स लगाता था, तो उसके पैसे बढ़ा देंगे, ये वेज रेट महंगा कर दिया, और उससे उसकी एफिशिएंसी बेहतर होगी, ये टाइम कम हो जाएगा। ये तो एक वर्कर के करने वाला काम हो गया। इसको मैं एक और सेंस में बताता हूं। नई मशीन में 10 की बजाय 15 की बजाय शायद 12 वर्कर लग जाएंगे,
एक है वर्कर का काम जल्दी कर लेना, नया प्लांट हो सकता है ज्यादा ऑटोमेटिक हो, उसमें वर्कर ही कम चाहिए हो, वो एक अलग बचत होगी। तो ये उस लेबर के अच्छा काम करने से फायदा होगा और ये प्लांट का अपना एक और फायदा होगा कि उसमें लेबर कम चाहिए हुआ करेगी। तो ये दोनों फायदे होंगे। 30.65 और वेरिएबल ओवरहेड्स पिछले साल थे 13.44 इनटू एक, तो ये हरा वाला होगा, और लास्ट पॉइंट इन्होंने 4% महंगा हो जाना है। पता नहीं ना है कि नहीं है, पता नहीं, मशीन आर्ट्स से भी तो हो सकते हैं। ये भी नहीं पता कि वो मशीन आर्ट्स की बचत है कि लोग कम काम करने वाले चाहिए होंगे। आप इसमें नोट ये लिख दें कि इसमें हम लेबर से लिंक करके, मशीन से लिंक करके ये दोनों इसमें भी डाल रहे हैं, ठीक है। देखें वेरिएबल ओवरहेड्स अगर तो लेबर आर्ट से लिंक हुए तो जो लेबर में फायदा हो रहा है वो उसमें भी होगा, अगर मशीन आर्ट से लिंक हुए तो जो मशीन में फायदा हो रहा है उसमें भी होगा। लेकिन हमें कुछ नहीं बताया कि लिंक है कि नहीं है। ये भी नहीं पता ना कि जो 0.92 है ये क्या मशीन आर्ट्स की बचत है या लोग कम चाहिए उसकी बचत है। देखो एक है कि एक मशीन में प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि चूंकि मशीन ऑटोमेटिक है तो वो जो 10 वर्कर काम करते थे उनकी जगह पर 4 वर्कर काम कर रहे होंगे। एक चीज बनने में 4 घंटे लगते थे, 10 वर्कर्स चाहिए होते थे उस चीज को बनाने के लिए। नई मशीन में ऑटोमेटिक ज्यादा होने की वजह से 10 की बजाय 8 वर्कर चाहिए होंगे, टाइम अब भी 4 घंटे लग सकता है। तो इसलिए नहीं पता कि क्या ये मशीन का टाइम बच रहा है या लोग बच रहे हैं, इसलिए इन दोनों को हम वेरिएबल ओवरहेड्स में नहीं डाल सकते। कोई ना कोई लिंक बताया होता तो जरूर डाल लेते। कितने 20.37, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कितना 39.26 और CS रेशियो बन जाएगी 30. ये चाहिए थी। और बारिश होगी कितना 1 है 1.1 116.8 मार्जिन ऑफ सेफ्टी 11.07, ये हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलियन में, और बाय डिफ़ॉल्ट परसेंटेज होता है, इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज निकालनी हो तो दिस डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स। $8.65। बस देखो 1% निकालनी थी, बस ये था सवाल। नहीं तो इस हेडिंग से अच्छा सवाल ये है कि ये हमने ब्रेक इवन भी निकाली है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाला है, तो फिर इसको आपने इस चौथी कैटेगरी में क्यों डाला है? कोई चौथी कैटेगरी नहीं है, खैर है, ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, ठीक है। चौथी कैटेगरी में सिर्फ इसलिए कह रहा था कि अगर ये करे तो क्या होगा, मैंने सिर्फ उस सेंस में इसको कैटेगरी में डाला है। वो कह रही है अगर नया प्लांट लगा ले तो बताएं क्या होगा, इसलिए मैंने चौथी कैटेगरी में लिया, वरना मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, ठीक है, जैसे सवाल करना है वैसे ही करें। CVP खत्म। मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, वो इसमें आप कोई करना चाहे कर सके, बुध तक तो डिस्कस हो जाएंगे, नहीं करना चाहे नहीं कर सके तो जब कभी करेंगे तब देख लीजिएगा। एक है क्वेश्चन नंबर 4 स्प्रिंग 22 का, ये आसान सा सवाल था, रिसेंट अटेम्प्ट का था। क्वेश्चन नंबर 4 स्प्रिंग 22, ये भी सोल्यूशन अपने फॉर्मेट पे आई कैप ने सिर्फ एक कॉस्ट पर यूनिट की थोड़ी सी मुझे मुश्किल कैलकुलेशन लगी थी तो मैंने इसलिए उसको अपने तौर पे वर्किंग कर दी।
तो कोशिश की है कि वो बेहतर एक्सप्लेन हो जाए, बाकी ठीक है। एक मैंने बोला है क्वेश्चन 4 स्प्रिंग 22, एक है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, ये उस दिन पेज क्लास में भी दिया था, ये ऑटम 21। और एक है क्वेश्चन 6 ऑटम 13। इसके तो खैर आईकैप के सोल्यूशन से शदीद इख्तलाफ है, इसलिए तो अपना ही सोल्यूशन सॉल्व करके दिया है। बाकी इनमें मुझे सिर्फ ये था कि सोल्यूशन देख के थोड़ी मुश्किल लग रही थी, तो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको एक्सप्लेन कर दिया, वरना इख्तलाफ इसमें मुझे कोई नहीं है। और एक सवाल था, वो था तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन उसका भी मैंने बनाया हुआ था सोल्यूशन, तो मैंने वो भी अपलोड कर दिया। वो है क्वेश्चन 7। अब बहुत आसान सवाल था, बल्कि इनफैक्ट वो इतना आसान था कि वो यही नहीं समझ पा रहे थे कि सीवीपी का है भी कि नहीं। सिंपल अकाउंटिंग का सवाल था वो एक तरह से। तो क्वेश्चन 7 स्प्रिंग 21 है, ये हस्बे तौफीक है, यानी इसमें वो जो सितारों भरी इक्वेशन है वो भी नहीं इस पे लगानी थी, एक अकाउंटिंग का बस सवाल था ये हस्बे तौफीक है। ये 3 सवाल आपको कहें, अगर कर सकें, डिस्कशन के काबिल हो सके तो मैं कर लूंगा डिस्कस। ऑटम 13 अच्छा 5A नहीं है, 5 ही है। वो बी तो बस सिर्फ एक कंक्लूजन पूछा है। सॉल्व करके मुझे लगता है मैंने शायद ए दिया था, क्योंकि बी तो कंक्लूजन ही था, तो शायद मैंने वो ज़बानी पे छोड़ दिया, मुझे याद नहीं है। ये 3 सॉल्यूशंस हैं, ये अगर कर सकें तो मैं डिस्कस कर लूँगा। ये वैसी बस एक हस्बे तौफीक सवाल है, ये सीवीपी का भी शायद नहीं है, इसको बजटिंग भी कह सकते हैं। बहरहाल एक अकाउंटिंग टाइप सवाल था, ये हस्बे तौफीक है, ये कह रहा हूँ। सीवीपी ख़त्म। और जिन्होंने भी साथ साथ पढ़ा है वाकई होश से, मैं हर दफ़ा पूछता ही हूँ बच्चों से अपने नॉलेज के लिए, सीवीपी में क्या मुश्किलें लगी हैं आपको? हैं कैलकुलेशंस टेक्निकल हैं, और अरे रास्ता ढूंढना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कैलकुलेशंस का लिंक आप उसमें। अच्छा चलें, इन सवालों में ये चीज़ के सीवीपी का सवाल है, ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नामों से ही पता चल रहा है क्लियरली। कैलकुलेशंस मुश्किल लग रही हैं, और क्या एक्सप्लेन करना क्या? अच्छा, इसका हल मुझे जो अपने लिए भी, यानी मैंने भी जब पढ़ाना शुरू किया है और इस पर गौर काबू पाया है, तो वो वाकई इन सवालों की प्रैक्टिस और गौर करके ही है। चलिए ठीक, आपका काम तो बेटा कोशिश करना ही है, और मैंने जितनी कोशिश कर सकता था इस टाइम के अंदर वो कोशिश अपनी तरफ से कर ही दी है। बाकी आपका काम बस अब अपना बेस्ट करना है और पेपर को अच्छा अटेम्प्ट करना है। तो अभी क्लास 105 लगा लेता हूँ, फिर से जिसने सूटर लगाने लगा ले, 15 मिनट तक आ जाएं, और टारगेट कॉस्टिंग कराता हूँ। ठीक।